हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इश्क या सौदा एक दर्द भरी प्रेम कहानी का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। राठौर मैंसन के मुख्य द्वार के सामने रुकी हुई आलीशान काले रंग की मर्सिडीज कार से जब अभिमान सिंघानिया नीचे उतरा तो पूरे परिसर की हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। अभिमान सिंघानिया इस शहर का दूसरा सबसे रसूखदार और बेहद बेहद शातिर बिजनेस टाइकून था। सफ़ेद बाल, महंगे कस्टमाइज्ड सूट और आंखों में छिपी गहरी धूर्तता के साथ उसका ऑरा किसी बूढ़े भेड़िए जैसा था जो हमेशा अपने शिकार की ताक में रहता है। उसके पीछे उसके चार हथियारबंद बॉडीगार्ड्स पूरी मुस्तैदी से खड़े हो गए। लिविंग रूम के भीतर विक्रम राठौर के हाथ में वह जली हुई पुरानी तस्वीर अभी भी दबी हुई थी। उसने अपनी फौलादी उंगलियों को थोड़ा ढीला किया और उस तस्वीर को अपनी जेब के भीतर सरका दिया। उसकी आंखों का खूनी गुस्सा अब एक बर्फीले सन्नाटे में बदल चुका था जो और भी ज्यादा खतरनाक था। मिस्टर सिंघानिया, विक्रम अपनी पूरी ठसक और रौब के साथ सोफे पर वापस बैठ गया। उसने अपने पैर पर पैर चढ़ाया और ठंडे लहजे में कहा, राठौर मैंसन में बिना किसी अपॉइंटमेंट के इस तरह अपनी फौज लेकर आना आपकी सेहत और आपके बिजनेस दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अभिमान सिंघानिया ने एक कुटिल मुस्कान के साथ लिविंग रूम में कदम रखा। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर ही रुकने का इशारा किया और विक्रम के ठीक सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गया। अरे शांत हो जाओ विक्रम, मैं यहाँ कोई दुश्मनी निभाने नहीं आया हूँ। आखिर आने वाले समय में हमें एक ही परिवार का हिस्सा बनना है। उसने अपनी बेटी तनीषा का जिक्र करते हुए कहा, जो कुछ ही देर पहले गुस्से में पैर पटकती हुई यहाँ से गई थी। मैं रिश्तों में नहीं, सिर्फ बिजनेस में यकीन रखता हूँ। काम की बात पर आइए। विक्रम की आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जो सामने वाले का हौसला पस्त कर दे। अभिमान ने सोफे की बैकरेस्ट से टेक लगाई और अपनी अंगुलियों को वापस में फंसाते हुए कहा, काम की बात ही करने आया हूँ। मुझे खबर मिली है कि कल रात तुमने ग्रे मार्केट के ऑक्शन में पूरे 10 करोड़ रुपए बहा दिए, और वो भी सिर्फ एक मामूली लड़की के लिए जो धीरज शर्मा की भतीजी है। विक्रम, तुम एक समझदार खिलाड़ी हो। उस शर्मा खानदान का गंदा खून तुम्हारे बेडरूम तक पहुंच गया और तुम उस लड़की के जिस्म के खेल में इतने उलझ गए कि शहर के नए शिपिंग पोर्ट का टेंडर तुम्हारे हाथ से निकलने वाला है। विक्रम की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। उसका राइट हैंड रुद्र प्रताप सिंह जो बगल में खड़ा था, उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। विक्रम ने बहुत धीमे से अपनी ब्लैक कॉफी का कप उठाया और कहा, निशा शर्मा मेरी खरीदी हुई अमानत है। वह मेरे बेडरूम में क्या करती है और मैं उसके साथ क्या खेल खेलता हूँ, यह मेरा पर्सनल मैटर है। रही बात शिपिंग पोर्ट के टेंडर की, तो उसे छीनने की औकात इस पूरे राज्य में किसी की नहीं है। मेरी औकात है विक्रम राठौर। अभिमान सिंघानिया ने अपनी आवाज थोड़ी भारी करते हुए कहा। उसने अपनी जेब से एक डिजिटल टैबलेट निकाला और उसे टेबल पर सरका दिया। इस टेंडर के 50% शेयर्स सिंघानिया इंडस्ट्रीज के पास पहले से हैं। अगर तुम चाहते हो कि यह पूरा टेंडर राठौर साम्राज्य के नाम हो जाए, तो तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। शर्त? विक्रम के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। हाँ, तुम्हें इसी हफ्ते तनीषा से सगाई करनी होगी और उस बाजारू लड़की निशा को हमेशा के लिए इस मेंशन से बाहर फेंकना होगा। वह लड़की सिर्फ एक मनहूसियत है जो तुम्हारे अतीत के मुर्दे को वापस जिंदा कर देगी। उसे मुझे सौंप दो, मैं उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। अभिमान की आंखों में निशा के नाम पर एक अजीब सी चमक थी जो विक्रम की तेज नजरों में छुप नहीं सकी। विक्रम सोफे से खड़ा हो गया। उसका 6 फीट से ऊंचा कसरती बदन और उसका खौफनाक ऑरा इस समय पूरे लिविंग रूम पर हावी हो चुका था। उसने आगे झुककर अभिमान सिंघानिया की आंखों में सीधे झांका। अभिमान सिंघानिया, तुम बूढ़े हो चुके हो, शायद इसलिए अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हो। टेंडर मैं तुमसे छीन लूंगा, और रही बात निशा शर्मा की, तो वह इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी विक्रम राठौर के पिंजरे से बाहर नहीं जा सकती। रुद्र,
मिस्टर सिंघानिया को बाहर का रास्ता दिखाओ। अभिमान सिंघानिया का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह उठा और जाते जाते उसने विक्रम की तरफ देखकर मन ही मन कहा, तुम अभी उस लड़की का सच नहीं जानते विक्रम। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि उसके पिता राघव शर्मा ने उस लॉकर की चाबी कहाँ छुपाई है, तुम खुद उसे मेरे पास लेकर आओगे। लिविंग रूम के इस हाई वोल्टेज ड्रामे से अनजान ऊपर पेंट हाउस बेडरूम में निशा शर्मा की आंखें एक बार फिर खुली थी। सावित्री अम्मा ने उसके लिए बेड के पास एक खूबसूरत हल्के नीले रंग की सूती साड़ी और कुछ दवाइयाँ लाकर रख दी थी। निशा ने बहुत मुश्किल से अपने टूटे और दर्द से कराहते हुए बदन को संभाला। उसने बेड से नीचे पैर रखे तो कल रात के उस इंटेंस और वाइल्ड इंटीमेट मोमेंट की वजह से उसकी जांघों के बीच हल्का हिस्सा अभी भी बुरी तरह सूजा हुआ था और उसे चलने में भारी तकलीफ हो रही थी। उसने दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वह नीले रंग की साड़ी पहनी। जब वह शीशे के सामने खड़ी हुई तो अपनी गर्दन और सीने के ऊपर हिस्से पर विक्रम के उंगलियों और गहरे नीले निशान देखकर उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह खुद से नफरत करने लगी थी कि वह एक ऐसे सनकी इंसान के सामने अपने बदन का आत्मसमर्पण कर बैठी। तभी कमरे की खिड़की पर एक हल्की सी थाप सुनाई दी। निशा चौंक गई। यह पेंट हाउस की खिड़की थी जो पीछे के घने बगीचे की तरफ खुलती थी। उसने डरते हुए कदम बढ़ाए और जैसे ही खिड़की के भारी पर्दे को हटाया उसका दिल जोर से धड़कने लगा। खिड़की के पार लोहे के पाइप के सहारे एक 20-22 साल का नौजवान लड़का लटका हुआ था। उसने ब्लैक टी शर्ट पहनी थी और उसका चेहरा निशा से काफी मिलता जुलता था। निशा दीदी, उस लड़के ने बेहद धीमी और घबराई हुई आवाज में फुसफुसाया। आरव। निशा के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने तुरंत अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया। आरव उसका सगा छोटा भाई था जिसके बारे में उसे लग रहा था कि वह कॉलेज हॉस्टल में सुरक्षित है। दीदी, तुम यहाँ इस राक्षस के चंगुल में हो। मुझे रुद्र प्रताप सिंह के एक आदमी ने चुपके से बताया कि तुम्हें विक्रम राठौर ने ऑक्शन से खरीदा है। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ दीदी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। आरव ने खिड़की का शीशा थोड़ा और ऊपर उठाते हुए अपना हाथ अंदर बढ़ाया। राठौर मेंशन की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने उस पेंट हाउस बेडरूम की खिड़की के बाहर लोहे के पाइप के सहारे आरव लटका हुआ था। निशा का छोटा भाई आरव, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल थी, इस समय अपनी बहन की आबरू और उसकी जान बचाने के लिए मौत के कुएं में कूद चुका था। उसकी सांसें फूल रही थी और उसकी हथेलियां उस ठंडे लोहे के पाइप पर पसीने की वजह से फिसल रही थी। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? अगर अगर विक्रम राठौर या उसके बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। निशा ने घबरा कर खिड़की के पास आते हुए फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज़ में अपने भाई को खोने का ऐसा खौफ था कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। नीले रंग की साड़ी में लिपटी निशा इस समय खिड़की के पर्दे को अपनी मुट्ठी में इस कदर भींचे हुई थी कि कपड़ा फटने की कगार पर था। दीदी, चुपचाप मेरी बात सुनो। आरव ने हाँफते हुए खिड़की के भीतर थोड़ा सा झुकने की कोशिश की। मुझे मुझे पता चल चुका है कि उस नीच धीरज चाचा ने अपने जुए का कर्ज उतारने के लिए तुम्हें उस गंदे बाजार में बेच दिया था। और यह विक्रम राठौर, यह कोई इंसान नहीं है, यह एक आदमखोर भेड़िया है। इसके परिवार की मौत का हमारे पिता राघव शर्मा से कोई कनेक्शन था। यह हमसे बदला ले रहा है। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है दीदी। पीछे वाले बगीचे की तरफ कोई गार्ड नहीं है। तुम मेरा हाथ पकड़ो और नीचे आ जाओ। मैंने बाहर एक पुरानी बाइक छिपा रखी है। हम इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे। निशा ने जैसे ही नीचे झांका उसे चक्कर आने लगा। पेंट हाउस की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि नीचे की जमीन धुंधली नजर आ रही थी। ऊपर से उसके शरीर का एक एक अंग कल रात के उस खूंखार और बेरहम जिस्मानी टॉर्चर की वजह से अभी भी बुरी तरह कराह रहा था। उसकी जांघों के बीच का दर्द उसे सीधे खड़े होने की भी इजाजत नहीं दे रहा था। वह चाहकर भी इतनी ऊंचाई से कूदने या पाइप के सहारे उतरने की स्थिति में नहीं थी। नहीं आरव, मैं नहीं आ सकती। निशा ने रोते हुए अपना सिर हिलाया। मेरा पूरा शरीर जवाब दे चुका है और वैसे भी विक्रम राठौर के आदमी पूरे शहर में फैले हुए हैं। अगर हम भागे तो वह तुम्हें मार डालेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती आरव। तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। अपनी बहन की भीख मांग यहाँ से मान जाओ। दीदी, तुम नहीं जाओगी
तुम नहीं आओगी तो मैं भी यहीं मर जाऊंगा। आरव ने जिद की और खिड़की के फ्रेम को पकड़कर कमरे के भीतर कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरव का पैर जैसे ही कमरे की दहलीज के भीतर पड़ा, बेडरूम का मुख्य दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। दरवाजा इतनी तेजी से दीवार से टकराया कि उसका कांच चकनाचूर हो गया। सामने खड़े शख्स को देखकर कमरे के भीतर की हवा जैसे बर्फ की तरह जम गई। वहां विक्रम राठौर खड़ा था। उसके हाथ में अभी भी अभिमान सिंघानिया द्वारा दिया गया वो टैबलेट था जिसे उसने गुस्से में फर्श पर दे मारा। विक्रम का ऑरा इस समय साक्षात यमराज जैसा था। उसकी आंखें पूरी तरह खून की तरह लाल हो चुकी थी और उसके चपड़े गुस्से से भींचे हुए थे। लिविंग रूम में अभिमान सिंघानिया की बातें और फिर अपने ही किले के भीतर एक अनजान लड़के की घुसपैठ ने उसके भीतर के शैतान को पूरी तरह जगा दिया था। तो मेरी कैद में आज एक नया चूहा आया है। विक्रम की आवाज कमरे में किसी बिजली की कड़कड़ाहट की तरह गूंजी। विक्रम राठौर, छोड़ दे मेरी दीदी को। आरव ने जैसे ही विक्रम को देखा उसका खून खौल उठा। वह अपनी बहन की बेबसी और उसके चेहरे पर बने थप्पड़ के निशान देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा। वह खिड़की से पूरी तरह अंदर कूदा और विक्रम की तरह एक जोरदार घूंसा तान कर भागा। आरव नहीं, निशा चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आरव का घूंसा विक्रम के चेहरे तक पहुंचने ही वाला था कि विक्रम ने हवा में ही आरव की कलाई को अपनी फौलादी पकड़ में दबोच लिया। विक्रम की ताकत के सामने आरव एक तिनके जैसा था। विक्रम ने एक क्रूर मुस्कान के साथ आरव की कलाई को उल्टा मरोड़ा। एक भयानक चटक की आवाज आई और आरव की कलाई की हड्डी टूट गई। आह! आरव दर्द से तड़प उठा और घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा, लेकिन विक्रम का गुस्सा इतने से शांत नहीं होने वाला था। उसने आरव के बालों को पीछे से पकड़ा और उसका चेहरा उठाकर सीधे दीवार पर दे मारा। संगमरमर की वो सफेद दीवार आरव के सिर से निकले ताजे खून से पूरी तरह लाल हो गई। आरव बेहोशी की हालत में फर्श पर बिखर गया। आरव, मेरे भाई को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ विक्रम, उसे मत मारो। निशा बेड से नीचे कूदी और विक्रम के पैरों में गिर गई। उसने अपनी नीले रंग की साड़ी का पल्लू फैलाकर विक्रम के जूते पकड़ लिए। उसके आंसू विक्रम के महंगे जूते को भिगा रहे थे। तुमने मुझे खरीदा है ना, मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। तुम मेरे साथ जो चाहे करो, मुझे मार डालो, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो, वह बेकसूर है। विक्रम ने नीचे झुककर निशा के बालों को इतनी बेरहमी से पकड़ा कि निशा का पूरा चेहरा ऊपर उठ गया। उसकी आंखें सीधे विक्रम की उन खूंखार जलती हुई आंखों से टकराई। मैंने कहा था ना निशा शर्मा कि राठौर मेंशन में मौत भी मेरी इजाज़त के बिना कदम नहीं रखती। तुम्हारे इस भाई की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में घुसने की? रुद्र! विक्रम की दहाड़ सुनकर रुद्र प्रताप सिंह तुरंत अपने 4 हथियारबंद गार्ड्स के साथ कमरे के भीतर दाखिल हुआ। कमरे का यह खूनी मंजर देखकर रुद्र की आंखें भी फटी की फटी रह गई। ले जाओ इस लड़के को, विक्रम ने निशा के बालों को झटका देते हुए कहा, जिससे निशा फर्श पर गिर पड़ी। इसे नीचे तहखाने में ले जाओ। इसकी कलाई और उसका सिर तो सिर्फ शुरुआत है, इसके जिस्म के हर एक हिस्से की हड्डी तोड़ दो जब तक कि इसके मुंह से राघव शर्मा का वो आखिरी राज बाहर ना आ जाए। और हाँ, इसे जिंदा रखना, क्योंकि इसकी हर एक चीख उसकी दीदी ऊपर इस बेडरूम में लाइव सुनेगी। नहीं रुद्र भाई, प्लीज रोकिए इन्हें, मेरे भाई को मत ले जाइए। निशा ने रुद्र के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने भारी मन से अपनी नजरें चुरा ली। गार्ड्स ने राव राग गार्ड्स ने आरव के खून से लथपथ बदन को फर्श पर घसीटते हुए बाहर निकालना शुरू कर दिया। आरव के सिर से निकलता खून फर्श पर एक लंबी लाल लकीर बनाता चला गया। दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। कमरे में अब सिर्फ विक्रम राठौर का वो खौफनाक साम्राज्य था और फर्श पर बैठी अपनी किस्मत पर रोती हुई निशा शर्मा। विक्रम ने अपने कोट को उतारा और उसे फर्श पर फेंक दिया। उसकी ब्लैक शर्ट पर आरव के खून की कुछ बूंदें गिर चुकी थी, जो उस मध्यम लाल रोशनी में और भी ज्यादा डार्क और डरावनी लग रही थी। वह धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ने लगा। उसके जूतों की हर एक आहट फर्श पर लगे खून के धब्बों को कुचल रही थी। निशा डर के मारे पीछे खिसकने लगी, लेकिन उसका बदन पूरी तरह से कांप रहा था। तुम तुम एक तुम एक जानवर हो विक्रम, भगवान तुम्हें कभी नहीं माफ करेगा। भगवान! विक्रम ने एक भयानक और जहरीली हंसी हंसी।
वह निशा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपने पैर से निशा की नीली साड़ी के पल्लू को दबा दिया। विक्रम राठौर खुद अपने नर्क का भगवान है निशा, और तुमने अभी अभी अपने भाई की जान की भीख मांग कर मुझसे एक और सौदा किया है। तुमने कहा ना कि तुम मेरी गुलाम हो और मैं तुम्हारे इस जिस्म के साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। निशा ने सहम कर अपना सिर हिलाया। उसे पता था कि अब अपने भाई की जान बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। तो फिर अपने इस मालिक को खुश करने के लिए तैयार हो जाओ। विक्रम की आवाज़ में अब वासना और बदले का वो चरम रूप आ चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। उसने बिना किसी रहम के निशा को फर्श से ऊपर उठाया और सीधे उस किंग साइज बेड पर फेंक दिया। निशा की नीली साड़ी का पल्लू विक्रम के पैर के नीचे दबे होने की वजह से एक झटके में पूरी तरह से खुल गया। सिल्क की वो साड़ी हवा में लहराती हुई बेड के नीचे जा गिरी। अब निशा के बदन पर सिर्फ एक छोटा सा स्लीवलेस ब्लाउज और नीले रंग का पेटीकोट बचा था। उसका गोरा बेदाग बदन, उसकी सुडौल कमर और उसकी नाभि का हिस्सा उस लाल लैंप की रोशनी में पूरी तरह से चमक रहा था। विक्रम बिना एक पल गवाए बेड पर आया और निशा के ऊपर एक चट्टान की तरह हावी हो गया। उसने निशा के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर बेड के बोर्ड से सटा दिया और अपनी एक ही हथेली से उन्हें लॉक कर दिया। उसका दूसरा हाथ निशा के ब्लाउज पर गया। विक्रम के भीतर इस समय जो गुस्सा और पागलपन था, उसने उसके हाथों में राक्षसी ताकत दे दी थी। उसने एक ही झटके में निशा के ब्लाउज को सामने से फाड़ दिया। कपड़े के चीथड़े हवा में उड़े और निशा का पूरा पूरा एवं उसकी सुडौल पूरी तरह से विक्रम की नज़रों के सामने आ गए। विक्रम प्लीज़। निशा ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन विक्रम ने तुरंत अपने होंठ उसके ऊपर जमा दिए। उसने निशा के ऊपरी हिस्से को अपने हाथों से इस कदर भींचा कि निशा के मुंह से दर्द भरी एक चीख निकल गई। विक्रम ने अपनी जुबान से उसके ऊपरी के शिखरों को सहलाया और फिर उन्हें अपने दांतों के बीच बेरहमी से चबाने लगा। निशा का पूरा बदन बेड पर तड़प रहा था। उसे नीचे तहखाने से अपने भाई आरव की हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही थी, जिसने उसकी रूह को पूरी तरह से सुला दिया था। वह चाहकर भी विक्रम को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका हर एक विरोध उसके भाई के लिए मौत का पैगाम बन सकता था। विक्रम के होठ उसके सीने से नीचे उतरते हुए उसकी पतली कमर और उसकी नाभि पर आ गए। उसने निशा के पेटीकोट की नाड़ी को अपने दांतों से पकड़ा और एक झटके में उसे नीचे की तरफ खींच दिया। अब उन दोनों के बीच कपड़ों की कोई दीवार लगभग नहीं बची थी। निशा पूरी तरह से उसके सामने उस काली सिल्क की चादर पर पड़ी थी, मानो कोई देवी किसी राक्षस के सामने पूरी तरह से असहाय खड़ी हो। विक्रम ने अपने ट्राउजर को नीचे सरकाया और अपने उस विशाल कड़क और अपने आप को निशा के बीच टिका दिया। उसने निशा को थोड़ा और ऊपर किया और बिना किसी फॉरप्ले या रहम के एक ही खूंखार और सीधे धक्के के साथ खुद को निशा के भीतर पूरी गहराई तक धकेल दिया। निशा के गले से एक ऐसी दर्दनाक और चरम आनंद की चीख निकली जिसे पूरे बेडरूम के सन्नाटे को हिलाकर रख दिया। कल रात के घाव अभी भरे नहीं थे और विक्रम के इस नए खूंखार हमले ने उसकी और खून की एक नई धारा बहा दी। विक्रम ने उसकी चीख की परवाह किए बिना अपनी रफ्तार को किसी बेकाबू तूफान की तरफ बढ़ा दिया। उसका हर एक धक्का इतना शक्तिशाली और गहरा था कि बेड का सिराना बार बार दीवार से टकराकर आवाज कर रहा था। विक्रम का पसीना टपक टपक कर निशा के गालों पर गिर रहा था, जिससे दोनों के जिस्म के बीच एक अजीब सा कामुक घर्षण पैदा हो रहा था। निशा इस डार्क रोमांस और क्रूर वासना के सरम दलदल में पूरी तरह से डूब चुकी थी। उसका बदन विक्रम के हर धक्के के साथ हवा में ऊपर उठ रहा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें सिर्फ शून्यता थी। विक्रम ने झुककर उसके होठों को एक बार फिर अपने मुंह में बींच लिया और उसकी हर एक सिसकी को पीते हुए इस रात के खेल को अपनी जिंदगी का सबसे वाइल्ड और ओपन इंटीमेट मोमेंट बना दिया। रात गहरी होती जा रही थी और राठौर मैंसन के उस बंद कमरे में नफरत, वासना और बदले की खूनी इमारत लिखी जा रही थी। राठौर मैंसन के उस बंद बेडरूम में रात का खूंखार तूफान अब पूरी तरह शांत हो चुका था। खिड़की के
पार से भोर की पहली धुंधली रोशनी कमरे के भीतर दाखिल हो रही थी। बेड पर चारों तरफ बिखरी हुई सिल्क की चादर और फर्श पर फटे हुए कपड़ों के चीथड़े रात के उस वाइल्ड और बेरहम मंजर की गवाही दे रहे थे। निशा बेड के एक कोने में बिल्कुल बेजान पड़ी थी। उसका पूरा बदन सफ़ेद मखमली रजाई के भीतर छिपा हुआ था, जिसे उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से कसकर भींच रखा था। कल रात विक्रम के उस राक्षसी जुनून और खूंखार हमलों ने उसके शरीर के साथ साथ उसकी रूह को भी लहूलुहान कर दिया था। उसकी शरीर के बीच का तीव्र दर्द और उसकी गर्दन पर बने दांतों के गहरे निशान उसे पल पल उसकी बेबसी का एहसास करा रहे थे। नीचे तहखाने में बंद उसके भाई आरव की फिक्र में उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। वहां सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा था। विक्रम बेड के दूसरे हिस्से में लेटा हुआ था। उसका कसरती और गठीला बदन रजाई से बाहर था, जिस पर निशा के नाखूनों के खरोच के लाल निशान साफ चमक रहे थे। उसकी आंखें खुली। वह एक झटके में उठकर बैठा और उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के ठीक 6:30 बज रहे थे। विक्रम ने करवट ली और अपने बगल में सोई हुई निशा की तरफ देखा। निशा की बंद आंखों की पलकें अभी भी गीली थी और उसका मासूम चेहरा खौफ से सिकुड़ा हुआ था। विक्रम के पत्थर दिल में एक पल के लिए एक अजीब सी हलचल हुई, लेकिन उसने तुरंत अपने जबड़े बींचे और बेड से उतरकर अपना ब्लैक सिल्क गाउन पहन लिया। वह बिना कोई शब्द बोले सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। आधे घंटे बाद जब विक्रम पूरी तरह तैयार होकर डार्क ग्रे कलर के कस्टमाइज 3 पीस सूट में नीचे लिविंग रूम में उतरा, तो वहां का माहौल पहले ही बेहद तनावपूर्ण था। रुद्र प्रताप सिंह हाथ में एक टैबलेट और कुछ पुरानी कड़ियों के दस्तावेज लिए बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। रुद्र के चेहरे पर गहरी चिंता और एक अजीब सा सस्पेंस साफ देखा जा सकता था। राठौर साहब। विक्रम के आते ही रुद्र अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। क्या बात है रुद्र? धीरज शर्मा या उस लड़के आरव ने कुछ उगला? विक्रम ने अपनी ब्लैक कॉफ़ी का मग हाथ में लेते हुए ठंडे लहजे में पूछा। उसका ऑरा सुबह सुबह और भी ज़्यादा कड़क और रौबदार लग रहा था। साहब, आरव को जब तहखाने में 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा था, तो वह दर्द के मारे बेहोश होने से पहले कुछ ऐसा बड़बड़ाया है जिसने हमारे पैरों तले से जमीन खिसका दी है। रुद्र ने आगे झुकते हुए फुसफुसा कर कहा। धीरज शर्मा सिर्फ राघव शर्मा की जायदाद हड़पना चाहता था, लेकिन राघव शर्मा ने मरने से पहले राठौर साम्राज्य की तबाही के असली मास्टरमाइंड के सारे सबूत और उस लॉकर की चाबी आरव को नहीं बल्कि निशा को सौंपी थी। विक्रम की आंख एक झटके में सिकुड़ गई। उसने कॉफी का कप टेबल पर इतनी जोर से पटका कि उसका हैंडल टूट गया और ब्लैक कॉफी संगमरमर के फर्श पर फैल गई। क्या बकवास कर रहे हो रुद्र? निशा के पास कोई चाबी नहीं है। मैंने उसके बदन का एक एक हिस्सा टटोला है। उसके पास कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। यही तो सबसे बड़ा सस्पेंस है विक्रम। रुद्र ने टैबलेट स्क्रीन पर एक एक्सरे और एक पुराना वसीयतनामा दिखाते हुए कहा। राघव शर्मा ने मरने से पहले निशा के बदन पर उसकी पीठ के निचले हिस्से या कमर के पास एक बहुत ही बारीक और गुप्त माइक्रो टैटू या कोई कोडिंग बनवाई थी। वह कोडिंग ही उस लॉकर की असली चाबी है, जहां हमारी बर्बादी के सारे दस्तावेज बंद हैं। निशा को खुद नहीं पता कि उसके बदन पर जो जन्मजात निशान जैसा दिखता है वह असल में एक बहुत बड़ा राज है। विक्रम का पूरा वजूद इस नए खुलासे से हिल गया। उसकी आंखों में रात वाली वासना अब एक खूंखार शिकारी के गुस्से में बदल चुकी थी। इसका मतलब था कि जिस लड़की को वह सिर्फ बदले का एक मोहरा समझकर अपने बेड पर तड़पा रहा था, वह असल में उस पूरे रहस्य की चाबी अपने बदन पर समेटे हुए है। रुद्र, इस बात की भनक अभिमान सिंघानिया या तनीषा को बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। विक्रम ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए बेहद खौफनाक आवाज में कहा। अगर सिंघानिया खानदान को पता चला कि चाबी निशा के पास है, तो वो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऊपर बेडरूम में निशा ने बहुत मुश्किल से अपने कराहते हुए शरीर को संभाला। सावित्री अम्मा ने उसके लिए बेड के पास एक हल्के पीले रंग की सूती साड़ी और कुछ मरहम लाकर रख दिया था। निशा ने रोते हुए उस मरहम को अपने शरीर के उन हिस्सों पर लगाया जहां विक्रम के बेरहम स्पर्श के गहरे नीले निशान उभरे हुए थे। उसने जैसे ही वह पीली साड़ी पहनी और आईने के सामने खड़ी हुई, कमरे का दरवाजा फिर से एक भारी आवाज के साथ खुला। निशा घबरा कर पीछे हटी, लेकिन सामने विक्रम राठौर खड़ा था। विक्रम के चेहरे पर इस समय कोई वासना नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी खोजी और भूखी नजर थी। वह धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ने लगा।
उसके जूतों की खटखट आवाज़ सुनकर निशा का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। तुम तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? मेरा भाई कैसा है? प्लीज़ मुझे उससे मिलने दो। निशा ने हाथ जोड़कर रोते हुए भीख मांगी। विक्रम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह निशा के बिल्कुल करीब आया और उसने बिना किसी रहम के निशा की कलाई को पकड़ा और उसे एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। निशा का कोमल बदन एक बार फिर उसकी सख्त छाती से टकराया। विक्रम ने अपना दूसरा हाथ निशा की पीली छाड़ी के पल्लू पर डाला और उसे एक ही झटके में उसके कंधे से नीचे कर गिरा दिया। विक्रम, यह क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे, निशा चिल्लाई। उसे लगा कि विक्रम फिर से उसके साथ वही खूंखार खेल खेलने वाला है, लेकिन इस बार विक्रम का हाथ निशा के ब्लाउज के पीछे उसकी गोरी और बेदाग पीठ के निचले हिस्से की तरफ बढ़ा। उसने निशा की साड़ी को कमर से थोड़ा और नीचे सरकाया, जहां उसकी मखमली त्वचा पर एक छोटा सा हल्के काले रंग का अजीब सा निशान बना हुआ था। विक्रम की उंगलियों ने जैसे ही उस निशान को छुआ, निशा के पूरे बदन में एक अनजान सी सिरहन दौड़ गई। विक्रम की आंखें उस निशान को देखकर चमक उठी। उसने मन ही मन कहा, तो राघव शर्मा ने अपना आखिरी खेल तुम्हारी इस खूबसूरत पीठ पर खेला था निशा। अब जब तक मैं इस राज को पूरी तरह डिकोड नहीं कर लेता, तुम्हारा यह बदन सिर्फ मेरी नफरत का नहीं बल्कि मेरी हर रात की जरूरत का कैदी रहेगा। तभी नीचे से राठौर मैंसन के बड़े अलार्म की आवाज़ गूंजी, जो यह इशारा कर रही थी कि कोई बिना इजाज़त मैंसन की बाहरी बाउंड्री को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। खेल अब और भी ज्यादा डार्क और खतरनाक होने वाला था। अलार्म की वो कान फाड़ देने वाली आवाज जैसे ही पूरे पेंट हाउस बेडरूम में गूंजी, विक्रम राठौर की उंगलियां जो निशा की पीठ पर रेंग रही थी वहीं थम गई। कमरे की मंदम लाल रोशनी में विक्रम की आंखें एक झटके में और भी ज्यादा खूंखार हो गई। उसने निशा की कलाई को झटका देकर छोड़ा, जिससे निशा बेड की सिल्क की चादर पर गिर पड़ी। यहीं बैठी रहना, अगर इस कमरे से बाहर कदम भी रखा तो बाहर उड़ने वाली गोलियां सबसे पहले तुम्हारा सीना चीरेगी। विक्रम ने अपनी भारी और बर्फीली आवाज में निशा को चेतावनी दी। उसने तुरंत सोफे के पास जाकर अपनी गुप्त दराज से एक चमकती हुई ऑटोमेटिक गन निकाली और उसे लोड किया। बंदूक की क्लिक क्लिक आवाज ने कमरे के सन्नाटे को और भी डरावना बना दिया। विक्रम अपने जूतों की तेज आवाज के साथ कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बाहर से ऑटोमेटिक लॉक हो गया। निशा बेड पर अकेली सिमट कर बैठ गई। उसका ब्लाउज पीछे से खुला हुआ था और उसकी पीली साड़ी का पल्लू फर्श पर बिखरा था। बाहर से लगातार अंधाधुंध गोलियों के चलने की और मर्दों की चीखने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मैनसन के मुख्य अहाते में कोई खूनी जंग छिड़ गई हो। निशा ने डर के मारे अपने दोनों हाथों से अपने कांपते हुए कानों को बंद कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भाई आरव की जान की दुआ मांगे या अपनी किस्मत पर रोए। नीचे आलीशान लिविंग रूम का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। मुख्य द्वार के बड़े बड़े शीशे गोलियों की बौछार से चकनाचूर होकर संगमरमर के फर्श पर बिखर चुके थे। अभिमान सिंघानिया के भेजे हुए 1 दर्जन से ज्यादा नकाबपोश शूटर हाथों में मशीन गन लिए अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ एक एक था, राठौर मैंसन को तबाह करना और उस लड़की निशा को जिंदा अगवा करना। साहब, ये सिंघानिया के आदमी हैं, पीछे के रास्ते से बाउंड्री वॉल कूद कर अंदर आए हैं। रुद्र प्रताप सिंह एक बड़े पिलर के पीछे छुपा हुआ लगातार जवाबी फायरिंग कर रहा था। उसके ब्लैक शर्ट पर धूल और बारूद के निशान लग चुके थे। तभी सीढ़ियों से विक्रम राठौर नीचे उतरा। उसका 3 पीस सूट और उसका ऑरा इस समय किसी साक्षात यमराज जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था, सिर्फ एक जानलेवा शांति थी। उसने बिना छिपे सरेआम हॉल के बीच में कदम रखा। 2 हवलदारों ने जैसे ही उस पर बंदूक तानी, विक्रम की गन से ठाए ठाए की 2 आवाजें हुई और दोनों शूटरों के माथे के बिल्कुल बीच में गोली लगी। वो दोनों वहीं ढेर हो गए। मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में घुसने की जरूरत, विक्रम की आवाज शेर की दहाड़ की तरह गूंजी। उसने घूमकर एक और हवलदार की गर्दन को अपने बाएं हाथ में दबोचा और उसे इतनी जोर से फर्श पर पटका कि संगमरमर का पत्थर चटक गया। विक्रम और रुद्र की जुगलबंदी के सामने वो शूटर ज्यादा देर टिक नहीं पाए। देखते ही देखते पूरा लिविंग रूम हवलदारों की लाशों और खून से पट गया। लेकिन तभी रुद्र की नजर ऊपर पेंट हाउस की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी। साहब, इनका एक कमांडर ऊपर बेडरूम की तरफ भागा है। उसका टारगेट निशा है। विक्रम का खून खौल उठा। निशा सिर्फ उसकी कैदी नहीं थी, बल्कि वह उसके अतीत के सबसे बड़े राज की चाबी थी। वह पूरी रफ्तार से सीढ़ियों की तरफ भागा।
ऊपर बेडरूम में निशा खिड़की के पास छिपने की कोशिश कर रही थी कि तभी बेडरूम का भारी दरवाजा एक जोरदार लात के साथ खुला। एक लंबा चौड़ा नकाबपोश हवलदार हाथ में खंजर लिए अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र जैसे ही बेड पर बैठी निशा पर पड़ी, उसकी आंखों में हवस और क्रूरता चमक उठी। तो तू ही है वो 10 करोड़ी चाबी। हवलदार ने शातिराना हंसी हंसते हुए खंजर ताना और निशा की तरफ बढ़ा। सिंघानिया साहब ने कहा कि अगर तू जिंदा ना मिले तो तेरी पीठ की चमड़ी काट कर ले आऊं। चल चुपचाप मेरे साथ। नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे, निशा चिल्लाई और उसने बेड के पास रखा भारी लैंप उठाकर उस पर फेंका। लेकिन हवलदार ने उसे हवा में ही बस्ट कर दिया। उसने निशा के बालों को पकड़ा और उसे बेड पर पटक दिया। उसका खंजर निशा की गर्दन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। निशा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक खौफनाक दहाड़ गूंजी। विक्रम राठौर कमरे के भीतर आ चुका था। उसने बिना गन का इस्तेमाल किए सीधे हवलदार पर छलांग लगा दी। विक्रम ने हवलदार के उस हाथ को पकड़ा जिसमें खंजर था और उसे इतनी बेरहमी से मरोड़ा कि हड्डी टूटने की कड़क आवाज आई। हवलदार की चीख निकलने ही वाली थी कि विक्रम ने उसका सिर पकड़ा और बेड के कोने वाले नुकीले हिस्से पर दे मारा। हवलदार का भेजा फट गया और उसका ताजा गर्म खून सीधे निशा के गोरे सीने और चेहरे पर जाकर गिरा। हवलदार की लाश फर्श पर तड़प कर शांत हो गई। बेडरूम में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, जिसमें सिर्फ विक्रम की हांफती हुई भारी सांसें सुनाई दे रही थी। विक्रम ने अपने हाथ से अपनी शर्ट पर लगा खून पोंछा। उसकी आंखें, जो हवलदार को मारते वक्त खूनी थी, अब धीरे धीरे नीचे फर्श पर बैठी निशा पर टिक गई। निशा पूरी तरह से कांप रही थी। उसके चेहरे और कपड़ों पर गिरे खून के धब्बे उस लाल रोशनी में और भी ज्यादा डार्क और इंटीमेट लग रहे थे। विक्रम का गुस्सा अब एक गहरी आदिम वासना में बदलने लगा था। वह धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ा। उसने निशा के बालों से खून की बूंदों को अपनी उंगलियों से साफ किया और बेहद धीमी मधुर आवाज में बोला, देखो निशा शर्मा, बाहरी दुनिया तुम्हारे इस बदन के टुकड़े करने के लिए तड़प रही है, लेकिन इस पर सिर्फ मेरा हक है। विक्रम ने निशा को फर्श से उठाया और सीधे उस बेड पर फेंक दिया जहां अभी भी खून की कुछ छींटें पड़ी थी। उसने एक ही झटके में निशा की पीली साड़ी और पेटीकोट को उसके बदन से पूरी तरह से अलग कर दिया। अब निशा पूरी तरह से उसके सामने होकर उस सिल्क की चादर पर पड़ी थी और विक्रम उसके ऊपर अपनी पूरी कसरती और अपने बदन के साथ हावी होने जा रहा था। पेंट हाउस बेडरूम के फर्श पर उस नकाबपोश हवलदार की लाश बेजान पड़ी थी। कमरे की मंद लाल रोशनी में चारों तरफ बिखरा हुआ कांच और फर्श पर लगी खून की छींटें बयां कर रही थी कि कुछ ही पलों पहले यहाँ कितनी भयानक जंग हुई थी। विक्रम राठौर बेड के किनारे खड़ा था। उसकी गहरी और भारी सांसें कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। उसकी ब्लैक शर्ट पर लगे खून के धब्बे उसकी खूंखार ऑरा को और भी ज्यादा गहरा बना रहे थे। निशा बेड के कोने में खुद को समेटे कांप रही थी। उसकी आंखों में खौफ और आंसू एक साथ तैर रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों से उस सफेद मखमली रजाई को खुद से इस कदर भींच रखा था मानो वहीं उसकी एकमात्र ढाल हो। उसकी पीली साड़ी और पल्लू फर्श पर बिखरे थे। विक्रम ने अपने हाथ से माथे पर आया पसीना पोंछा और अपनी गहरी नजरें निशा पर टिकाई। उसकी आंखों में गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन उसकी जगह एक गहरा तीव्र सम्मोहन और खिंचाव ले रहा था। वह धीरे धीरे शांत कदमों से बेड की तरफ बढ़ा। तुम मेरे करीब मत आओ। निशा की आवाज़ डर के मारे लगभग गायब हो चुकी थी। विक्रम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बेड पर बैठा और उसने बिना किसी जबरदस्ती के बहुत ही धीरे से निशा के गाल पर जमी धूल और आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ किया। उसका स्पर्श इस बार खुरदरा नहीं बल्कि एक अजीब सी गर्म तपिश से भरा हुआ था। निशा का पूरा बदन विक्रम के इतने करीब होने की वजह से सिहर उठा। डरना बंद करो निशा शर्मा। विक्रम की आवाज़ इस बार बर्फ की तरह ठंडी नहीं बल्कि बेहद धीमी और गहरी थी। जब तक तुम राठौर मैंसन की इस दहलीज के अंदर हो, कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारा यह बदन, तुम्हारी यह जान अब सिर्फ मेरी कस्टडी में है। विक्रम ने निशा की आंखों में सीधे झांका जहां केवल बेबसी थी। उसने रजाई को निशा के कंधों पर थोड़ा और ऊपर खींचा ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। विक्रम उठा। उसने फर्श पर पड़ी अपनी गन को वापस अपनी जेब में रखा और कमरे के इंटरकॉम का बटन दबाया। रुद्र,
इस लाश को यहाँ से साफ करो और पूरे मैंसन के अहाते को सील कर दो। अभिमान सिंघानिया का कोई भी आदमी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। विक्रम ने हुक्म दिया। उसने निशा की तरफ एक आखिरी रहस्यमय नजर डाली और बिना कोई और बात किए कमरे से बाहर निकल गया। उस रात राठौर मैंसन के ऊपरी काले बादलों का पहरा था और निशा बेड पर अकेली लेटी हुई विक्रम के उस अजीब से बदले हुए व्यवहार और उसकी चुवन की गर्मी के बारे में सोचती रही। अगली सुबह खिड़की के भारी रेशमी पर्दों को चीरती हुई सूरज की सुनहरी किरणें जब कमरे के भीतर आई तो मैंसन का माहौल पूरी तरह शांत हो चुका था। रात के उस खूनी मंजर का एक भी नामो निशान वहां नहीं बचा था। निशा ने सुबह उठकर सावित्री अम्मा द्वारा दी गई एक गहरे नीले रंग की सूती साड़ी पहनी थी। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को बांध रही थी कि तभी उसकी नजर आईने के पार अपनी पीठ के निचले हिस्से पर पड़ी। वहां बने उस छोटे हल्के काले रंग के टैटू को देखकर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसे कल रात विक्रम की कई बातें याद आ रही थी। क्या वाकई इस निशान के पीछे उसके स्वर्गीय पिता राघव शर्मा का कोई बहुत बड़ा राज छुपा था? तभी कमरे का दरवाजा खुला और विक्रम राठौर अंदर दाखिल हुआ। आज उसने नेवी ब्लू कलर का एक बेहद महंगा कस्टमाइज्ड सूट पहना था जिसमें उसका क्लासिक और शाही रूप साफ झलक रहा था। उसके पीछे रुद्र प्रताप सिंह और सफ़ेद कोट पहने एक उम्रदराज डॉक्टर भी अंदर आए जिनके हाथ में कुछ एडवांस मेडिकल गैजेट्स और स्कैनर्स थे। राठौर साहब, यह डॉक्टर डैनियल है। यह हमारे खानदान के बेहद वफादार और शहर के सबसे बड़े फॉरेंसिक और बायोकेमिकल एक्सपर्ट हैं, रुद्र ने परिचय कराते हुए कहा। निशा घबराते हुए पीछे हटने लगी। विक्रम, यह सब क्या है? तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? विक्रम ने अपनी जेब में हाथ डाला और निशा के करीब आकर खड़ा हो गया। उसका ऑरा इस समय एक जिद्दी राजा जैसा था। घबराओ मत निशा, डॉक्टर साहब सिर्फ तुम्हारी पीठ पर बने उस निशान की जांच करेंगे। मुझे जानना है कि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले तुम्हारे बदन पर क्या छुपाया था। डॉक्टर डैनियल ने आगे बढ़कर एक पोर्टेबल डिजिटल स्कैनर निकाला और विक्रम के इशारे पर निशा की पीठ के उस हिस्से पर लगाया जहां वह निशान था। जैसे ही स्कैनर की नीली लेजर लाइट निशा की गोरी त्वचा पर पड़ी, स्कैनर की स्क्रीन पर कुछ बाइनरी कोड्स और डिजिटल नंबर्स तेजी से टिमटिमाने लगे। डॉक्टर डैनियल की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। माय गॉड मिस्टर विक्रम, यह कोई साधारण टैटू या जन्मजात निशान नहीं है। यह बायोकेमिकल माइक्रो कोडिंग है। इसे बहुत ही एडवांस तकनीकी से त्वचा के टिश्यूज के भीतर छुपाया गया है। विक्रम ने आगे झुककर स्क्रीन की तरफ देखा। इसका क्या मतलब है डॉक्टर? क्या हम इसे डिकोड कर सकते हैं? हाँ मिस्टर राठौर, यह असल में एक लॉकर की डिजिटल चाबी का आधा हिस्सा है, लेकिन समस्या यह है कि यह कोड इस समय डॉर्मेंट यानी सुप्त अवस्था में है। इसे एक्टिवेट करने के लिए निशा के शरीर के तापमान, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कनों को एक खास स्तर तक ले जाना होगा। जब इसका शरीर एक तीव्र भावनात्मक या शारीरिक उत्तेजना, इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स के दौर से गुजरेगा, तभी यह कोड पूरी तरह से उभर कर स्कैन हो पाएगा, डॉक्टर डैनियल ने समझाया। रुद्र ने विक्रम की तरफ देखा। साहब, इसका मतलब अभिमान सिंघानिया भी इसी कोड के पीछे पड़ा है। अगर उसे यह पता चल गया तो वह निशा को नुकसान पहुंचा सकता है। विक्रम के होठों पर एक बहुत ही सातिर और कातिलाना मुस्कान आई। उसने डॉक्टर डैनियल और रुद्र को बाहर जाने का इशारा किया। कमरे का दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ विक्रम और निशा थे। विक्रम धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ने लगा। निशा का दिल डॉक्टर की बातें सुनकर पहले ही तेजी से धड़क रहा था। तो निशा शर्मा, विक्रम ने निशा को दीवार से सटा दिया और अपना एक हाथ उसकी कमर के पास दीवार पर टिका दिया। दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तुम्हारे इस खूबसूरत बदन के भीतर मेरी तबाही और मेरी जीत का रास्ता छुपा है, और डॉक्टर ने कहा है कि इस कोड को जगाने के लिए तुम्हारी धड़कनों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। विक्रम की उंगलियां बहुत ही कोमलता से निशा की साड़ी के पल्लू को हटाते हुए उसकी गर्दन की नाजुक त्वचा को छूने लगी। निशा की सांसें उखड़ने लगी और उसके भीतर डर और एक अनजान सी तीव्र उत्तेजना का सैलाब उबड़ने लगा। राठौर मैंसन के उस आलीशान बेडरूम में सुबह की तेज धूप अब खिड़की के कांच से छनकर सीधे बेड पर आ रही थी। डॉक्टर
डैनियल और रुद्र के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। निशा दीवार से टिकी खड़ी थी और विक्रम राठौर उसके इतने करीब था कि दोनों की सांसों की महक एक दूसरे में घुल रही थी। विक्रम की लंबी कसरती उंगलियां निशा की गर्दन के पास थमी हुई थी। निशा का दिल डॉक्टर की बातें सुनकर और विक्रम की इस नज़दीकी की वजह से किसी ड्रम की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखें डर और घबराहट से भरी हुई थी, लेकिन इस बार उन आंखों में सिर्फ खौफ नहीं था बल्कि एक अजीब सा सवाल था। विक्रम ने निशा की आंखों में झांका। उसने देखा कि निशा के गोरे गाल पर अभी भी कल तनीसा द्वारा मारे गए थप्पड़ का हल्का सा निशान बाकी था। विक्रम की आंखों में अचानक ही एक बहुत ही बारीक और अनजानी सी नरमी आई, जो शायद उसने खुद भी महसूस नहीं की थी। उसने अपना हाथ जो निशा की गर्दन पर था धीरे 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 से नीचे किया और बिना कोई और सख्त हरकत किए 2 कदम पीछे हट गया। यह अप्रत्याशित बदलाव देखकर निशा ने राहत की एक गहरी सांस ली। सावित्री अम्मा, विक्रम ने कमरे के दरवाजे की तरफ आवाज दी। दरवाजा तुरंत खुला और सावित्री अम्मा हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए अंदर आई। विक्रम ने उनसे वह बॉक्स लिया और उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। विक्रम ने बेड के पास रखे सोफे पर बैठकर बॉक्स खोला और उसमें से एक साथ सूथिंग मरहम निकाला। यहाँ बैठो निशा। विक्रम की आवाज में हमेशा की तरह हुक्म तो था, लेकिन उस हुक्म में कोई कड़वाहट नहीं थी। निशा हिचकिचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी और बेड के किनारे बैठ गई। विक्रम उसके पास आया। उसने अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा मरहम लिया और बहुत ही कोमलता से उसे निशा के गाल के उस सूजे हुए हिस्से पर लगाने लगा। विक्रम की उंगलियों की सुगंध इस बार इतनी ठंडी और राहत देने वाली थी कि निशा की आंखों से एक आंसू टपक कर सीधे विक्रम की हथेली पर गिर गया। विक्रम की उंगलियां वहीं ठहर गई। उसने निशा की तरफ देखा। रो क्यों रही हो? दर्द हो रहा है? नहीं। निशा ने अपनी भीगी पलकें झुका ली और बेहद धीमी आवाज में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम असल में हो कौन। कल रात जब उस गुंडे ने मुझ पर खंजर ताना तो तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे मार दिया, और अब तुम खुद मेरे घावों पर मरहम लगा रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है, अगर तुम मेरे पूरे खानदान को बर्बाद करना चाहते हो, तो मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? निशा के इस मासूम सवाल ने विक्रम के भीतर चल रहे जज्बातों के बवंडर को झकझोर कर रख दिया। वह सोफे से खड़ा हो गया और खिड़की की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया ताकि निशा उसके चेहरे के भावों को ना पढ़ सके। यह फिक्र नहीं है निशा, शर्मा। विक्रम ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए भारी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में छिपा हुआ दर्द अब बाहर आने लगा था। इस मैंसन में मेरी कस्टडी में हो तुम। तुम्हारे पिता राघव शर्मा और मेरे पिता धीरज शर्मा दोनों कभी बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे। उन्होंने मिलकर राठौर एंड शर्मा एसोसिएट्स की बुनियाद रखी थी। लेकिन एक रात उस फैक्ट्री में अचानक आग लग गई जहां मेरा पूरा परिवार मौजूद था। मुझे आज भी याद है, मेरे पिता ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए मुझसे कहा था कि यह आग कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। निशा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। और तुम्हें लगता है कि वह साजिश मेरे पिता ने की थी? विक्रम ने घूर कर निशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अतीत का वो लाल धुआं साफ दिख रहा था। सारे दस्तावेज और सारे सबूत राघव शर्मा के खिलाफ थे। वह आग लगने के ठीक 2 घंटे पहले कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम करवा चुके थे। धीरज शर्मा, तुम्हारे चाचा ने मुझे बताया कि राघव शर्मा इस पूरे साम्राज्य के इकलौते मालिक बनना चाहते थे। इसी नफरत और इसी बदले की आग में मैं पिछले 10 सालों से जल रहा हूँ निशा। निशा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए अटूट विश्वास था। नहीं विक्रम, तुम गलत सोच रहे हो। मेरे पिता ऐसे कभी नहीं थे। वह एक बेहद दयालु और सच्चे इंसान थे। वह किसी चीटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। फिर तुम्हारे परिवार को मारना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हें क्या कहानियां सुनाई है, लेकिन सच कुछ और ही है। निशा की बात सुनकर विक्रम के दिमाग में एक चिंगारी सी उठी। उसे अचानक सुबह रुद्र द्वारा दिखाया गया वो बैग याद आया। उसने जिसके पीछे खून से लिखा था राठौर साम्राज्य का असली कातिल धीरज नहीं बल्कि विक्रम ने मन ही मन सोचा, क्या वाकई धीरज शर्मा ने उसे मोहरा बनाकर राघव शर्मा को फंसाया था? क्या वाकई इस पूरी कहानी के पीछे कोई तीसरा था शिकारी छुपा हुआ है? तीसरा छु- कोई तीसरा कोई तीसरा ही शिकारी छुपा हुआ है। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपना कोट ठीक करते हुए बोला,
सच क्या है यह तुम्हारी पीठ पर बना यह कोड ही तय करेगा। आज शाम मैं तुम्हें इस मैंशन से बाहर लेकर जा रहा हूँ, शहर के सबसे सुरक्षित और गुप्त प्राइवेट रिजॉर्ट में, जहाँ डॉक्टर डैनियल के कुछ एडवांस स्कैनर्स इस टैटू के असली डिजिटल पासवर्ड को डिकोड करेंगे। तैयार रहना। विक्रम कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन इस बार कमरे का माहौल भारी नहीं था। निशा ने आईने में खुद को देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि विक्रम का यह खूंखार रूप असल में एक टूटे हुए और जख्मी बच्चे का है जो न्याय की तलाश में भटक गया है। उसके दिल में विक्रम के लिए नफरत की जगह एक हल्की सी सहानुभूति और उस राज को सुलझाने की तड़प जाग उठी थी। शाम के 6 बज चुके थे। राठौर मेंशन के पोर्च में विक्रम की आलीशान बुगाटी कार खड़ी थी। निशा नीचे उतरी। उसने एक बेहद खूबसूरत हल्के गुलाबी रंग की जॉर्जेट साड़ी पहनी थी, जिसमें वह किसी परी जैसी मासूम और हसीन लग रही थी। विक्रम ब्लैक टैक्सिडो सूट में कार के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र निशा पर पड़ी, वह कुछ पलों के लिए उसे देखता ही रह गया। चले, विक्रम ने कार का दरवाजा खुद खोलते हुए कहा। यह पहली बार था जब वह निशा को एक गुलाम की तरह नहीं बल्कि एक गरिमा के साथ ट्रीट कर रहा था। निशा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कार में बैठ गई। गाड़ी जैसे ही मैंसन के बड़े गेट से बाहर निकली, पीछे एक पेड़ की ओट में खड़ी एक दूसरी कार की हेडलाइट्स चालू हुई। उस कार के भीतर कोई और नहीं, तनीषा सिंघानिया बैठी थी, जिसकी आंखें गुस्से और बदले की आग में पूरी तरह जल रही थी। तुम दोनों जहां भी जा रहे हो, याद रखना वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। निशा शर्मा। तनीषा ने स्टीयरिंग व्हील्स पर अपना हाथ जोर से मारा और उसकी कार के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ा दी। तो दोस्तों, आगे क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।